हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ प्रशांत अक्सर एंड आप सभी लोगों का वेलकम है मेरे चैनल पे। आज है 25 जुलाई। तो चलिए आज के जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं एंड देन उसको कंप्लीट करेंगे। मेरे लेक्चर्स के अंदर में आपको काफ़ी कम टाइम के अंदर में टू द पॉइंट्स, एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे आर्टिकल्स जो है वो कवर कराए जाते हैं। 20 मिनट्स के अप्रॉक्स में मेरा वीडियोस रहेगा और सारे के सारे जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे आपको कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, 25 जुलाई में देखें सबसे फर्स्ट में आपके पास आर्टिकल आता है बानरघाटा बायोलॉजिकल पार्क के बारे में। देन हम लोग भोपाल गैस डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देन कोरल रीफ हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल आएगा। देन SIR के बारे में समझेंगे और फिर इंडिया और UK का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है वो हो चुका है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देन आपके पास लास्ट आर्टिकल आएगा आज का IRDAI। ठीक है, सारे आर्टिकल्स को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो हमारे पास आता है बानरघाटा बायोलॉजिकल पार्क। बानरघाटा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो बेंगलुरु के अंदर में आता है। न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ से 4 एलिफेंट्स है वो सेंड किए जा रहे हैं जापान के इमेजी सेंट्रल पार्क के अंदर में। तो जापान में ये जो 4 एलिफेंट सेंड किए जा रहे हैं तो क्या हम भी उनसे कुछ ले रहे हैं? तो हाँ, हम उनसे कुछ चीता हो गए, चिंपैंजीज हो गए और भी कुछ एनिमल्स जो है वो ले रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट बस इतना है कि ये बानरघाटा नेशनल बायोलॉजिकल पार्क है कहाँ पे? तो बेंगलुरु इसका लोकेशन आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में। भोपाल गैस जो डिजास्टर था ये अभी न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि यहाँ जो विक्टिम्स होते थे ना, जो विक्टिम्स थे यहाँ पे, तो उनको जो कंपनसेशन दिया जा रहा था वो कंपनसेशन के लिए उनका जो क्लासिफिकेशन था वो मिस क्लासिफिकेशन कर दिया गया है। एक्चुअली में जिनको जो मेजर इंजरीज़ हुआ था उनको भी माइनर इंजरीज़ के कैटेगरी में रखकर उनको कंपनसेशन कम दिया जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में सारी चीज़ें गई है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा इसका बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक अगर देखेंगे तो जो भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था वो 1984 के अंदर में हुआ था। यहाँ पे एक केमिकल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट जो था ये रिलीज़ हो गया था, मतलब लीक हो गया था। ये काफ़ी टॉक्सिक होता है हमारे मतलब ह्यूमंस के लिए, जानवर के लिए भी, और साथ साथ ये फ्लेमेबल भी होता है। तो टॉक्सिक और फ्लेमेबल होता है। यही मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो रिलीज़ हुआ था। कहाँ से रिलीज़ हुआ था? तो यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड का जो एक प्लांट था, पेस्टिसाइड का प्लांट था, वहाँ से ये रिलीज़ हो गया था और ये रिलीज़ हुआ जिसकी वजह से बहुत सारी जो जानें हैं वो चली गई थी। साथ साथ वहाँ पे एक लीकेज भी था वाटर के अंदर में, एक पाइपलाइन था वाटर का, वो लीकेज था उसके अंदर में, जिसकी वजह से ये जो मिथाइल आइसोसिनेट था वो वाटर के अंदर में लीकेज करके और एक टॉक्सिक गैस एक और बना रहा था, क्रिएट कर रहा था। उसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल माइन। ठीक है, तो मिथाइल माइन भी वो क्रिएट करा और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो देखिए एक पर्टिकुलर इंसान है, इसको ऑक्सीजन चाहिए रहता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट हो रहा है तो रात में सब लोग सोए हुए हैं और ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो बन रहा है। तो इसके अलावा मिथाइल आइसोसाइनेट खुद भी टॉक्सिक होता है और प्लस आपके पास मिथाइल माइन ये भी टॉक्सिक होता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे जो डेथ थी वहाँ पे हुई थी। ठीक है, कब हुआ था ये ध्यान में रखना है। और ये जो डिजास्टर हुआ था इसी के बाद जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है 1986, इसके वजह से इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 1986। अब इससे रिलेटेड अगर देखते हैं कि कोई जो हमारे पास ऐसा कोई हजार्डियस कोई चीज़ें होती है, इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनसे रिलेटेड कोई इंडिया के अंदर में एक्ट है क्या? तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। ये स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपके पास एक्ट है, फर्स्ट एक्ट हमारे पास आता है NDMA गाइडलाइंस ऑन द केमिकल डिजास्टर। ये कहीं ना कहीं आपके पास रियल टाइम डाटा शेयर करने के बारे में और साथ साथ प्रोटोकॉल के बारे में बात करता है कि कैसे आपको हर चीज़ हैंडल करना है प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। ठीक है, जो भी चीज़ें रूल्स रेगुलेशन है उसको। नेक्स्ट आपके पास इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट पोस्ट भोपाल ट्रेजेडी के बाद आया था ये, तो ये भी ध्यान में आप रख सकते हो। देन आपके पास केमिकल एक्सीडेंट इमरजेंसी प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996 का। ये कहीं ना कहीं ऑन साइट और ऑफ साइट्स दोनों इमरजेंसी प्लान बताता है कि ऑन साइट जहाँ हुआ है वहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ करना है, क्या एक्शन लेना है साइड। इसके अलावा में आपके पास ऑफ साइट क्या है, इमरजेंसी प्लान्स और एक्शंस लेने हैं वो भी, उसके बारे में भी बात करता है ये। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैक्ट्री एक्ट 1948 का। ये आपके पास सेफ्टी नॉर्म्स के बारे में बात करता है कि जितने भी हजार्डियस इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स है, क्या क्या सेफ्टी नॉर्म्स उनको फॉलो करने हैं। ये सारी चीज़ जो है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंदर में लिखा है। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट आता है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 का है। 1884 के अंदर में ये जो एक्सप्लोसिव एक्ट है ये बात करता है कि सेफ हैंडलिंग एंड स्टोरेज ऑफ हजार्डियस सब्सटेंस। तो जो भी हजार्डियस सब्सटेंस है उनको सेफली आपको स्टोर करना है, सेफली उसको हैंडल करना है। इन सभी रूल्स रेगुलेशंस के बारे में बात करता है एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 का। एंड देन आपके पास लास्ट लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट जो इमीडिएट बात करता है कि जितने भी विक्टिम्स है, ऐसे कोई भी ट्रेजेडी हुआ है उसके अंदर जो भी विक्टिम्स है उनको इमीडिएट कंपनसेशन देने के लिए। ठीक है, तो जो भी ऐसे विक्टिम्स है उनको इमीडिएट कंपनसेशन देने के बारे में बात करता है पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, तो ये था इस आर्टिकल के अंदर में। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए तो उसको देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है
1996 का इसे बोल रहा है कि जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है 1984 में, ये क्यों हुआ था, तो लीकेज ऑफ किस वजह से, ठीक है। तो अमोनिया दे दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड दे दिया है, मिथाइल आइसोसिनेट दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ था, लेकिन मेनली लीकेज क्यों किसका हुआ था, ये तो हुआ था आपके पास मिथाइल आइसोसाइनेट के, इसके वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा फॉर्म हो रहा था वहाँ पे वाटर के साथ मिल के, लेकिन मेन जो रीजन था वो क्या था, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट 2013 में क्वेश्चन पूछा है कि तो भोपाल गैस ट्रेजिडी है ये मिथाइल आइसोसिनेट की वजह से हुआ था, तो पहला स्टेटमेंट सही है, यस हुआ था इसी की वजह से। साथ साथ इट लीड टू द क्रिएशन ऑफ, ट्रेजिडी लीड टू द क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी हमने जस्ट अभी पढ़ा, तो ये दोनों जो है वो सही आंसर है, मतलब स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारे पास कोरल रीफ। कोरल रीफ क्यों न्यूज़ में आया है, बिकॉज जो कोरल रीफ है स्पेशली जो लक्षद्वीप के में जो कोरल रीफ पाए जाते थे वो लगभग 50% से डिक्रीज़ कर गए हैं लास्ट 24 ईयर्स के अंदर में। डिक्रीज़ क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जनरली जो कोरल रीफ होते हैं वो पॉल्यूशन की वजह से और जो टेम्परेचर होता है ओशन का अगर वो थोड़ा भी इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से काफ़ी ये हैम्पर होते हैं, तो ये रीजन्स की वजह से ये अफेक्ट पड़ रहे हैं। तो ये तो हो गया न्यूज़ कि ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लक्षद्वीप के अंदर में ये सारी चीज़ें चल रही है। इसके अलावा कुछ बेसिक्स हम लोग स्टैटिक कवर कर लेते हैं थोड़ा सा। कोरल रीफ के बारे में आप इन्वायरमेंट के अंदर में पूरा अच्छे से एक मतलब डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। स्पेशली जूझ एंथली का रिलेशनशिप कैसे होता है ये सारा चीज़, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक थोड़ा सा कवर कर लेते हैं मतलब रिवीजन करने के लिए। कोरल रीफ के बारे में बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस में आपके पास फूड सोर्स होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है काफ़ी सारे मछलियों का। इसके अलावा जॉब्स क्रिएशन में हेल्प करते हैं, जहाँ पे कोरल रीफ रहते हैं वो एक टूरिस्ट प्लेस बहुत अगर ऐसा रहता है कोरल रीफ जहाँ पे है वहाँ पे टूरिस्ट प्लेस बनता है तो वहाँ काफ़ी सारे लोग रहते हैं, जॉब क्रिएशन में हेल्प करता है। साथ साथ ये कोस्टल डिफेंस की तरह भी काम करता है। तो जितने भी वेव्स होते हैं ना जो ओशंस के वो वेव्स होते हैं उसको लगभग 97% ऑफ जो वेव्स रहते हैं उसको ये कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। तो इस 3 यूजेस के बारे में थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस के बारे में ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, मतलब इनके पास बैकबोन्स जो रहता है वो नहीं रहता है। साथ साथ ये सीसाइल एनिमल्स होते हैं। सीसाइल एनिमल्स कौन से होते हैं, तो वो एनिमल्स जो खुद को ओशियन जो फ्लोर्स होते हैं उसके साथ अटैच करके रखते हैं, उसे हम लोग सीसाइल से एनिमल बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई इंडिविजुअल्स जो कोरल रीफ होते हैं उसको हम लोग पॉलिप बोलते हैं। तो पॉलिप किसको बोलते हैं, इंडिविजुअल कोरल रीफ को। इनका जूझ एंथली जो होता है इसके साथ एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। इंडिया के अंदर में अगर बात करते हैं कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं तो गल्फ ऑफ कच्छ हो गया, देन आपके पास अंडमान एंड निकोबार ये हो गया, देन आपके पास गल्फ ऑफ मन्नार इस वाले एरिया में जो पाल्क भी है इन सभी एरियाज़ में ये पाया जाता है। श्रीलंका के जो नीचे वाला पोर्शन है यहाँ पे भी पाया जाता है। यहाँ पे आपके पास सुंदरवन या कोई भी ऐसा कोरल रीफ नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। सिर्फ हमको टू द पॉइंट्स चीज़ें को कंप्लीट करनी है, ठीक है। फालतू का कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नोट्स में नहीं बनाना है। स्पेशली मैं तो नोट्स आपको बना के ही दे रहा हूँ, तो आप मेरे नोट्स को यूज़ करिए। फालतू की चीज़ें नहीं रखनी है, सारी इन्फॉर्मेशन टू द पॉइंट्स रखोगे तो एग्जाम के टाइम में ईजी होगा डिवीजन करने में। जैसे मेरे सारे के सारे जो भी मंथ के एक नोट्स रहते हैं वो 15 पेजेस में रहेंगे, तो आप इजीली उसको रिवाइज कर सकते हो और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो क्वेश्चन बोल रहा है 2024 के अंदर में क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल वाटर्स होते हैं इसके अंदर में जो स्पेशली वर्ल्ड का ज़्यादा जो कोरल रीफ होता है वो ट्रॉपिकल वाटर्स में पाए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि हाँ ये सच है, ये आप स्टैटिक में कब पढ़ोगे, लेकिन यहाँ रिवाइज कर लो कि जो ज़्यादातर जो ट्रॉपिकल्स वाटर होते हैं ना वही ट्रॉपिकल वाटर में कोरल रीफ जो है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा 1/3 ऑफ द वर्ल्ड का जो कोरल रीफ है वो स्पेशली 3 कंट्रीज़ के आसपास में पाया जाता है, फिलीपींस, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तीनों जो है वहाँ यहाँ पे ही है इस साइड में, तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा कोरल रीफ जो है वो बहुत सारे एनिमल के लिए होस्ट का काम करते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास 2013 के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द कोरल रीफ, इसमें से किसके पास कोरल रीफ है। तो अंडमान के पास अभी जस्ट हमने देखे, गल्फ ऑफ कच्छ भी देखिए एंड गल्फ ऑफ मन्नार भी देखिए। देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, गल्फ ऑफ देन आपके पास गल्फ ऑफ कच्छ हो गया एंड देन आपके पास अंडमान एंड निकोबार हो गया। पार्क बे में भी पाया जाता है, ठीक है, पार्क बे एक्चुअली उसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए ये आर्टिकल भी हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल पे पर चलते हैं हम लोग, SIR, जो थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट आर्टिकल है लेकिन थोड़ा कंप्लीट हम लोग कर लेते हैं। SIR क्या है, तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एक्चुअली में ये न्यूज़ में क्यों आया है, बिकॉज जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये SIR को कंडक्ट करा रहा है बिहार के अंदर में। स्पेशली जितने भी फेक वोटर्स है, जितने भी इलीगल वोटर्स है, उनको कहीं ना कहीं एलिमिनेट करने के लिए। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, तो एक दोबारा रिवाइज करना जो वहाँ पे वोटर्स है उनको, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट एंड सिटीजनशिप। तो क्या वो आधार कार्ड के बेसिस पे वोटिंग नहीं दे सकते हैं, तो नहीं, ये इलेक्शन कमीशन जो बोल रहा है जिनके पास आधार कार्ड सिर्फ लेके आ रहे हैं वो वोट नहीं दे सकते हैं। वोटर ID कार्ड पे ही के भी बेसिस पे नहीं दे रहे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि आधार कार्ड बनाने में और वोटर ID कार्ड बनाने में काफ़ी फ्रॉड होते हैं। तो इसको हम लोग
एज अ लीगल डॉक्यूमेंट बिहार के अंदर में अभी नहीं देख रहे हैं। तो अगर आपको वोटिंग देना है, वोट देना है, तो आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए या फिर सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स, जो ये पूरा मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर में गया चल रहा है। तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको चीज़ें ध्यान में नहीं रखनी है। थोड़ा सा SIR के बारे में बस ध्यान में रखना है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ये क्या होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, कंसर्न क्या है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कि ये जो SIR है इसको एज अ सिटीजनशिप की तरह टेस्ट कर रहा है कि आपको ये चीज़ होगा, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट होगा, पासपोर्ट होगा, तो ही आपको वोट मतलब देने दिया जाएगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि आधार जो है वो एज अ प्रूफ हम नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज आधार बनाने में काफ़ी सारी इरेगुलेटरीज रहती है, काफ़ी फ्रॉड भी होता है, काफ़ी ऐसे लोग भी आधार जो है वो बना लेते हैं इधर उधर करके। ठीक है, तो इलेक्शन सिटीजनशिप नहीं ले सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछा गया है, सॉरी 2017 का क्वेश्चन है। 2017 का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि आधार कार्ड कैन बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप डोमिसाइल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देन उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत है। इसमें बोल रहा है कि आधार नंबर जो है वो कैनॉट बी डीएक्टिवेटेड, मतलब आधार नंबर कभी भी डीएक्टिवेट नहीं हो सकता है। एक बार उसको जो इशूइंग अथॉरिटी है वो इसको इशू कर दी है, तो मतलब सोचो कोई इंसान डेथ हो गया, मर गया, तो क्या उसके बाद उसका आधार कार्ड का नंबर डीएक्टिवेट नहीं होगा? ऑब्वियसली हो सकता है ना। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। 2018 के अंदर में क्वेश्चन पूछा है, कार्ड का जो भी डाटा रहता है वो UIDAI के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। साथ साथ आधार जो रहता है बहुत सारे जो गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो स्कीम्स होती है ना, उसमें एज अ प्रूफ की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा सा बात बोल रहा है कि कैन बी यूज़, मस्ट भी लिखता क्वेश्चन गलत हो जाता है। क्वेश्चन दे रहा है कैन बी यूज, मतलब हो सकता है ना, कोई बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट की, कोई गवर्नमेंट की स्कीम में लिखा होगा कि आपके पास आधार रहेगा तो आपको ये स्कीम्स का बेनिफिट मिल सकता है। तो कैन भी है तो सही है, मस्ट भी रहता है तो गलत हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। थर्ड बोल रहा है कि आधार इज़ अ 10 डिजिट, 10 डिजिट का इसके अंदर में अल्फ़ाबेटिकल जो आइडेंटिटी नंबर जो होता है वो होता है, तो नहीं, ये 12 नंबर का होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड लास्ट आर्टिकल आता है UK इंडिया FTA। UK और इंडिया के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इसको हमने ऑलरेडी 22 जून को जस्ट 2 दिन पहले डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे जाके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एकदम अच्छे से मैंने वहाँ पे सारी डिटेल्स कंप्लीट कराई हैं। 20 मिनट का, वो भी 18 मिनट का समथिंग वीडियोस होगा, तो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और साथ साथ अभी इसमें एक डेवलपमेंट हुआ है, वो डेवलपमेंट ये हुआ है कि जो एग्रीमेंट था, साइन होना था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वो तो साइन हो गया है, बट एक कंसर्न है राइटर्स का यहाँ पे। कंसर्न क्या है कि हमने HFSS फूड जो है इस पर फोकस नहीं किया है। मतलब हमने ट्रेड पे तो फोकस किया है, ट्रेड तो ठीक है, हम लोग इम्प्रूव होगा, लेकिन जितने भी हाई फैट वाले जो फूड है जो ह्यूमंस के लिए काफ़ी ख़राब होते हैं, इन चीज़ों ऐसे वाले बहुत सारे फूड के जो कंपनीज़ है, फास्ट फूड की जो कंपनीज़ है, वो इंडिया में अब आएगी, वो बिजनेसेस करेगी, तो हमारा कहीं ना कहीं हेल्थ पे जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो और फिर से बढ़ेगा। तो ये HFSS फूड पे हमने नहीं किया, मतलब हेल्थ वाला जो सेक्टर होना चाहिए उस पर भी हमने सोचना चाहिए था, उस पर हमने नहीं सोचा है। तो ये कंसर्न दिखाया गया राइटर्स के द्वारा। बाकी सारी चीज़ें ये सब हमने सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर दिया वहाँ से। आप 2 दिन पहले 22 को आप डिस्कस किया था मैंने, वहाँ पे आप कंप्लीट कर सकते हो। ना आज का लास्ट आर्टिकल आता है वो है हमारे पास IRDAI का फुल फॉर्म क्या है, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड होगा, आपको नाम से पता चल रहा है ये चीज़ें इससे रिलेटेड होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कोई एक्ट के अंदर में लेके आया गया था, तो कौन से एक्ट, तो IRDAI एक्ट 1999 का एक एक्ट था, इसके अंदर में इसको लेके आया गया। ये एक ऑटोनोमस अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर काम करती है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। पर्पज़ क्या था इसको बनाने के पीछे? पर्पज़ है कि इसका काम है कि रेगुलेट करना, साथ साथ प्रोमोट करना जितने भी मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर में, उन सभी को, जो LIC हो गई, अलग अलग जो कंपनीज़ है, उन सभी कंपनीज़ को रेगुलेट करना, साथ साथ इंश्योरेंस को प्रोमोट भी करना, दोनों इसका काम है। साथ साथ प्रोटेक्ट करना राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर्स। पॉलिसी होल्डर्स कौन है? जो इंश्योरेंस बाई किए हैं। तो पता चला बाई किए इंश्योरेंस, अब वो इंश्योरेंस हम क्लेम कर रहे हैं तो वो इंश्योरेंस हमको मिल नहीं रहा है, तो वो IRDAI के पास कंप्लेन रेज कर सकता है। ठीक है, तो उसको प्रोटेक्ट करना, जो इंडिविजुअल्स है उसके राइट्स को और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये भी इसका पर्पस है। इसके अलावा ये इंश्योर करता है कि जो जितने भी इंश्योरेंस बिजनेसेस है वो काफ़ी फेयर हो, ट्रांसपेरेंट हो और साथ साथ इफ़िशियंट मैनर में हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है IRDAI के बारे में।
इसके अलावा कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में, वो हम लोग देख लेते हैं। फुल फॉर्म हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। स्टेबलाइज सेटअप कब किया गया था, इसको स्टेबलाइज कब हुआ था, तो 1999 के अंदर में एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी हमने देख लिया। हेडक्वार्टर ध्यान में रखना है, आपको याद रखना है कि हैदराबाद के अंदर में इसका हेडक्वार्टर है। किस किस चीज़ को रेगुलेट करता है, तो जितने भी लाइफ इंश्योरेंस हो गए, जनरल इंश्योरेंस हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, साथ साथ री इंश्योरेंस कंपनी जो होती है, ये इंपॉर्टेंट है, री इंश्योरेंस कंपनी जो होती है उनको भी ये रेगुलेट करता है, ठीक है। पावर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो ये जो भी जो पॉलिसी होल्डर्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्ट करता है। साथ साथ बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी अप्रूव करता है। जैसे मान लीजिए कोई नया एक पर्टिकुलर LIC के अंदर में स्कीम आया कि हाँ ये बीमा योजना है या वो बीमा योजना है, तो वो जो प्रोडक्ट है, जो नया पॉलिसी है, वो पॉलिसी को भी ये अप्रूव करता है, ठीक है। इसके अलावा FDI जो है इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। जितने भी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था वो इंश्योरेंस के अंदर में कितने थे, तो पहले 26 था, बाद में 49 हो गया, और करेंटली अगर 2021 के अंदर का डाटा देखेंगे तो 74% है, ठीक है। तो ये ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि 50% से ज़्यादा FDI हमारे यहाँ इंश्योरेंस कंपनीज़ में अलाउ है। GIC के बारे में बात करेंगे तो GIC जो है वो एक सिंगल इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर में, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखनी है कि GI जो है वो इंडिया का ओनली इंश्योरेंस कंपनी है, री इंश्योरेंस कंपनी है, सॉरी। देन रिसेंट IRDAI का कुछ इनिशिएटिव्स के बारे में बात करेंगे, तो जैसे इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, तो 2047 तक सारे जितने भी लोग हैं सबका इंश्योरेंस होना चाहिए, इनका एक मतलब इनिशिएटिव्स निकाला गया है। देन आपके पास बीमा ट्रिनिटी, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा IRDAI के बारे में आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ पूछे गए हैं तो उसको हम लोग देखते हैं। 2017 के अंदर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI, ये लाइफ और जनरल इंश्योरेंस दोनों को रेगुलेट करता है। जस्ट अभी हमने बात किया यहाँ पे कि लाइफ और जो जनरल इंश्योरेंस होते हैं और लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, ये दोनों को रेगुलेट करता है, तो सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड बोल रहा है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अप टू 49%, मतलब लगभग 49% तक अलाउ है FDI के अंदर में, तो अब तो और ज़्यादा हो गया, तो ये भी स्टेटमेंट सही है उस टाइम के अकॉर्डिंग। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 के अंदर में फिर पूछा गया, बोला गया है कि जितने भी इंश्योरेंस बिजनेसेस होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है, तो IRDAI रेगुलेट करता है, ठीक है, अभी जस्ट हमने पढ़ा। इसके अलावा UPSC प्रीलिम्स 2020 के अंदर में पास का ही क्वेश्चन है। रिसेंट ईयर में आपसे पूछा गया है कि विथ रेफरेंस टू द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि इंश्योरेंस इज द सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट। पहला तो इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, तो बिल्कुल यूनियन लिस्ट जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर में आता है। एंड साथ साथ ये 7th शेड्यूल जो है उसके अंदर में ये सारी चीज़ें दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, ये सभी चीज़ें, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज IRDAI, जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये जस्ट अभी हमने देखा था, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, GIC, मैंने मार्क किया था ना वहाँ पे, ओनली री इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया के अंदर में, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो 2020 का ये क्वेश्चन था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और देखिए, जो भी इस लेक्चर के अंदर मैं प्रोवाइड करता हूँ टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट सारे के सारे रहेंगे, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे सारी चीज़ें रहेंगे। बहुत सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको मार्क भी कर देता हूँ, और मेरा टारगेट ये रहता है कि विद इन टाइम लिमिट्स मैं आपको एक बेस्ट कंटेंट दूँ। साथ साथ ये जो मेरे नोट्स है ये भी आप एक्सेस कर सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आज का लेक्चर कैसा लगा ये कमेंट में बताइए, और लाइक कर दीजिए, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स और सभी लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर में।